पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, पीएम और उनके परिवार के साथ पूरे देश के लिए ये दुखद क्षण। भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से हुए घायल। ऋषभ पंत को अस्पताल में करा गया भर्ती। सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान, ऋषभ पंत के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी धामी सरकार। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए उत्तराखंड राज्य की झांकी का हुआ चयन। मानखंड पर आधारित झांकी का किया गया चयन। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेगी मानस खंड। घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत को पूरा इलाज देने का सीएम धामी ने किया ऐलान। कहा, राज्य सरकार उनके पूरी तरह से साथ, हर संभव मदद का भी ऐलान। और हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देवभूमि को नशा मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। धन सिंह रावत ने कहा, 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी है। गुजरात के गांधीनगर के एक शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पीएम मोदी की मां के निधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर शोक जताया है। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन का समाचार मिला, ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मां का साया आसमान की छाया की तरह होता है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम और उनके परिवार के साथ ही पूरे देश के लिए ये दुखद क्षण है। उन्हें भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जो साया है वो आसमान की छाया की तरह होता है, और जहाँ उनका माँ का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व उन्होंने भारत को देने का काम किया, अपनी कोख से जनने का काम किया। उन्हीं के संस्कारों से जो शिक्षा, जो सादगी, सरलता, जीवन में अनुशासन, ईमानदारी का जो पाठ है, उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा। जीवन में माँ के अभावों को देखा, उन संघर्षों को देखा, जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम प्रकार की योजनाओं को देश की जनता को समर्पित किया। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान बढ़ाने का काम किया, और मैं कहूँ तो एक नया भारत बनाने का काम। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबा ने जनने का काम किया। इसलिए इस माता को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके सभी आत्मीजनों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हुए हैं। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग लग गई और यह हादसा शुक्रवार तड़के रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। अब यहां से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनका समुचित इलाज की सभी संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा है कि उनका इलाज का सारा व्यय राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा।
गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए उत्तराखंड राज्य की झांकी का अंतिम चयन हो गया है। सूचना विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन के उपरांत मानस खंड पर आधारित झांकी प्रस्तावित की गई थी। भारत सरकार की तरफ से अंतिम रूप से इस बार नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मानस खंड की झांकी का प्रदर्शन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये जानकारी देते हुए सूचना विभाग के महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने बताया है कि झांकी के अग्र और मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर और उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों और झांकी के पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्ष को दिखाया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला ऐपण का भी झांकी के मॉडल में समावेश किया गया है। झांकी के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य का दल सम्मिलित होगा। झांकी का थीम सांग जो होना है, यानी कि झांकी का जो थीम सॉन्ग है वो उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित होगा। तो भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हुए हैं। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग लग गई और ये हादसा आज सुबह यानी कि शुक्रवार तड़के रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ है। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। अब यहां से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे, इस दौरान हादसा हो गया। इस बीच क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत की माताजी से फोन पर बातचीत भी की। इस मौके पर सीएम धामी ने ऋषभ के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके इलाज पर सरकार के स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता के लिए उड़ान भरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 यानी कि राज्य के 25 साल होने तक राज्य को नशे से मुक्त, टीबी से मुक्त और इसके साथ ही पूर्ण रूप से साक्षर बनाने की संकल्प सरकार ने लिया है, जिसके तहत हर जिले में जाकर उनकी तरफ से बैठक ली जा रही है। नैनीताल जिले में भी पुलिस प्रशासन सहित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ साथ ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए अपराधियों की धरपकड़ और व्यापक कार्य योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नशे को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास भी शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। अपने राज्य में 3 बेसिक बातों को जो है 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीबी मुक्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना है। और इसके लिए आजकल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को जो है बुला के और एक व्यापक अभियान इसके खिलाफ चलाया जाएगा। और साथ में हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेजों में एक एंटी ड्रग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि बच्चे भी रहेंगे NSS NCC के, और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी रहेंगे, कॉलेज के टीचर प्रोफेसर भी रहेंगे, हमारे पुलिस के लोग भी रहेंगे, इसमें समाज कल्याण विभाग के लोग भी रहेंगे और मनोचिकित्सक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान लेने वाले हैं। और जनवरी के महीने में जो हमारे 95 के 95 ब्लॉक हैं और जो हमारे नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, यहाँ पे जन जागरूकता रैली भी निकाली जाएंगी। वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, हमारे माननीय मंत्री लोग भी इस अभियान में भाग लेंगे। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस जन जागरण अभियान में प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप लोग इसमें भाग लेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हल्द्वानी नगर निगम के लिए की गई 200 करोड़ की योजना की समीक्षा बैठक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने। विकास योजनाओं को लेकर अजय भट्ट ने अधिकारियों की पीठ को भी थपथपाया। समीक्षा बैठक के दौरान हल्द्वानी शहर में सीवरेज, पेयजल,
बिजली से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। हल्द्वानी नगर निगम से जुड़ी सभी योजनाओं की डीपीआर बन चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी योजनाओं का जल्द ही शुरुआत भी हो जाएगी और हल्द्वानी शहर आदर्श सिटी में शामिल हो जाएगा। इस बीच अजय भट्ट ने अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और अब तक इन योजनाओं पर कितना काम हो सका है और शहर के लिहाज से बनने वाले मास्टर प्लान को कब तक लागू किया जा सकता है, इसको लेकर भी विचार विमर्श हुआ। तो 2000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी यहाँ पर कि हल्द्वानी नगर का समुचित संपूर्ण विकास हो और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब वो 2200 करोड़ तक बजट जा रहा है। अधिकारी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। डीपीआर बन चुकी है। कुछ बहुत छोटा पार्ट अभी बनना शेष है। जब ये बन जाएगा तो हल्द्वानी क्षेत्र का पूरा नक्शा बदल जाएगा। हमारी सीवरेज की लाइन है, ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हमारे जहाँ पर भी हमारे यहाँ ऑडिटोरियम नहीं है, हमारे जो स्टेशंस हैं गाड़ियों के पहाड़ के जाने के लिए अलग और अंदर इंटर कनेक्शन के लिए हमारे अलग से यहाँ पर सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे। तो एकदम से बिजली की व्यवस्था अलग से होगी। हर चीज़ की व्यवस्था ऐसी होगी कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये वही हमारा शहर है। इसलिए हमने आज बैठक करी है कि उत्तराखंड के मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपजिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं कैबिनेट मंत्री के निरीक्षण से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर की तरफ से किए जा रहे कामों की भी जानकारी ली। इस बीच मरीजों से भी हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रबंधन से अस्पताल के बारे में जानकारी हासिल की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन में अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने जैसे ही अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कार्रवाई की, प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस बीच स्थानीय लोगों ने विस्थापन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रोटेस्ट किया और सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक मोहलत देने और विस्थापित किए जाने की मांग भी की। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की अधिकृत भूमि बनभूलपुरा के गफूर बस्ती को हटाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 78 एकड़ भूमि और 4365 कर अतिक्रमण की जद में आए हैं, जिससे स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि मसूरी और उत्तरकाशी में हल्की बारिश हुई है। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में आए हुए पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है, उससे मसूरी के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से भी ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। मसूरी और उत्तरकाशी में बारिश हुई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी जताई है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। खेल महाकुंभ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय खेल शूटिंग प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 31.18 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देवभूमि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। बता दें कि खेल महाकुंभ का उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। अब उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में बेहतरीन मौका मिलेगा। दरअसल युवा खेल के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में न्याय पंचायत स्तर के विजेता खिलाड़ियों को भी अब प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अभी तक इन खिलाड़ियों को सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के उद्घाटन पर यह बड़ी घोषणा की।
इस प्रतियोगिता में 13 जिलों की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित हो रहे इस खेल महाकुंभ को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खेल महाकुंभ के इस आयोजन के मौके पर सीएम धामी ने ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि देने की घोषणा की है। सीएम धामी ने खिलाड़ियों के भोजन के लिए मिलने वाली धनराशि को 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया। राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भी धनराशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया है। हमारे प्रदेश के बहुत ही, मैं कहूँ कि न्याय पंचायत ग्राम सभा स्तर से जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है, इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है। उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज खिलाड़ियों के अंदर एक नई चेतना आई है और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश के खिलाड़ी हर जगह पर पदक प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी भी उसमें आगे हैं। हमारे जो सामान्य से सामान्य स्थितियों में रहने वाले जो बेटे बेटियां हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, वह सब आगे आएँ। उसके लिए आज हमने कुछ प्रोत्साहन की राशि को भी यहाँ पर देने का और बढ़ाने का काम किया है और निरंतर रूप से हमारा ये रहेगा कि सरकार हमेशा खिलाड़ियों को आगे करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड राज्य का नाम विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो रोशन करें, पदक प्राप्त करें। उसके लिए हम हमेशा खिलाड़ियों के साथ हैं और खिलाड़ियों साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेफ ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव देशवाल को 2 करोड़ रुपए धनराशि दी है। इसके साथ कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को शौर्य सैनिक को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी। ये डेफ ओलंपिक्स 2022 में हुआ था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे 1 करोड़ की धनराशि मिली है। तो ये सब सीएम ने दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में खिलाड़ियों को अपना भविष्य संवारने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ ये खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर से शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में अभी तक लगभग 4 लाख प्रतिभावान खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अब राज्य स्तर पर आयोजित हो रहे इस खेल महाकुंभ में 800 खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ी को तैयार करना ही इस खेल महाकुंभ का मकसद है। वहीं खेल महाकुंभ को लेकर युवा खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। खेल महाकुंभ में युवा खेल के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने घर के साथ देश प्रदेश का भी नाम रोशन कर सकेंगे। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल में एक प्राइवेट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार में सवार सरकारी स्कूल की अध्यापिका की मौत हो गई। साथ ही हादसे में उनके पति को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। उत्तराखंड के मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का आगाज हो चुका है। विंटर लाइन कार्निवल का चौथा दिन है। विंटर लाइन कार्निवल में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कई क्षेत्रों से आए हुए कवि सम्मेलन में समा बांध रहे हैं। विंटर लाइन कार्निवल के तहत कवि सम्मेलन में अपनी रचनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा दर्शकों का मन मोह रहे हैं। कवि सम्मेलन में अपनी कविताओं और चुटकुलों से कार्निवल में शांत बैठे लोगों के अंदर ऊर्जा भर रहे हैं।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने सभी क्षेत्र अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे होस्टल, रेस्टोरेंट, ढाबों और बारों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं, जहां नव वर्ष के आगमन पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान एसएसपी ने आयोजन स्थलों पर भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाए जाने के साथ ही वहां के सीसीटीवी कैमरों को पूर्व से ठीक करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी ने कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों ने आतिशबाजी भी की, जिसे देखते हुए आम जनमानस को न्यायालय की तरफ से निर्देशों का पालन करवाने के लिए भी एसएसपी द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। एसएसपी ने बताया है कि इस दौरान हुड़दंग करने वाले उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। विंटर लाइन कार्निवल के चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी शामिल हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। गीता धामी ने कहा कि कार्निवल जैसे कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होंगे। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन सरकार के सहयोग से मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम पिछले 10 सालों से कराया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय संस्कृति के साथ स्थानीय लोगों को भी कार्निवल में मंच दिया जाता है, जिससे कि वो अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकें। इस बार कार्निवल में देखा गया है कि लघु उद्योग से लेकर लोगों ने पारंपरिक संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम दिए, जिसको सभी लोगों ने खूब सराहा। वहीं सीआरपीएफ और आईटीबीपी की तरफ से भी अपने अपने स्तर पर कार्निवल में प्रतिभाग कर बैंड प्रदर्शित किया गया है। होता है। आइए अंतिम पायदान पर पहुंचते हैं। मुक्तक और एक गीत से आप इस कार्यक्रम का समापन करें, फिर हमारे अध्यक्ष महोदय आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर मीता एक लिफाफा रख दिया को है नहीं मालूम। जी देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों सहित केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, पांडव में बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में सर्द हवाओं के चलने से पूरे केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। तापमान में लगातार गिरावट महसूस होने से ग्रामीण घरों में कैद रहने के लिए विवश हो गए हैं। मुख्य बाजारों में व्यापारी अलाव के सहारे दिन गुजार रहे हैं। निचले क्षेत्रों में अगर मौसम के अनुकूल बारिश होती है तो काश्तकारों की फसलों के लिए बारिश शुभ हो सकती है। आने वाले दिनों में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहता है और तुंगनाथ घाटी के यात्रा पड़ावों पर बर्फबारी होती है तो तुंगनाथ घाटी के पर्यटन व्यवसाय में इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। तो बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बर्फबारी हो रही है उसमें केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बेहद सुहावना हो गया है। शीतलहर की चपेट में हालांकि केदार घाटी इस वक्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बर्फबारी के होने से मौसम में ये बड़ा बदलाव होने से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रामनगर में आशा वर्कर्स ने राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में तैनात एक महिला चिकित्सक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अस्पताल के बाहर जमकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान आशा वर्कर ने आशा वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रामनगर का सरकारी अस्पताल जो कि पीपी मॉडल पर चल रहा है, यानी कि पीपीपी मॉडल पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक की तरफ से गर्भवती महिलाओं और आशा वर्कर्स के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही आशा वर्कर्स ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के दरबार तक इस मामले को लेकर जाएंगे। वहीं मामले में चिकित्सक की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने बताया है कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और सभी जांच हो रही है। अगर ये जांच और अल्ट्रासाउंड प्राइवेट कराया जा रहा है तो गंभीर मामला है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, हमारे हॉस्पिटल जो कि पीपीपी मोड में चलता है, उसके अंदर ही लैब भी मौजूद है और अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर भी हैं। तो जो भी जांचें हैं, जो भी अल्ट्रासाउंड है, वो अस्पताल के अंदर ही होने चाहिए, बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो जिस प्रकार आशा वर्करों ने आरोप लगाया है कि महिला जो चिकित्सक यहाँ तैनात हैं, आशा वर्करों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है और पर्टिकुलर जो है रामनगर के जो सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और जांच के लिए जो है प्राइवेट लैब पर मजबूर किया जा रहा है मरीजों को। इस बारे में मैं पहले पता करती हूँ कि ऐसा क्यों है, और है तो उनके खिलाफ आगे लिखा जाएगा। अब नेलांग घाटी में हिम तेंदुए की चहलकदमी भी कैमरे में कैद हो गई। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिसर्च टीम ने नेलांग घाटी में करीब 65 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। यहाँ पहली बार टीम की एक रिसर्च स्कॉलर ने भी हिम तेंदुओं को अपने कैमरे में कैद किया है। देश का तीसरा सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के घर प्राकृतिक घर है। यहाँ हिम तेंदुओं के साथ भरल, लाल लोमड़ी, कस्तूरी मृग, भूरा भालू और इसके साथ ही अर्गली भेड़ सहित कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम साल 2016 से यहाँ हिम तेंदुओं पर अध्ययन कर रही है। इस अध्ययन में अलग अलग ऊंचाइयों और प्रवास स्थलों पर हिम तेंदुओं की मौजूदगी, गतिविधि के साथ उनके व्यवहार को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान में वन्य जीव वैज्ञानिक ने बताया है कि संस्थान की टीम यहाँ साल 2016 से हर साल लगातार ट्रैप कैमरा लगाती रही है। बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर महीने में संस्थान की टीम ने नेलांग घाटी में कैंप लगाया था। इस दौरान यहाँ नेलांग और जादुंग क्षेत्र में आईटीबीपी और आर्मी के जवानों की मदद से करीब 65 कैमरा ट्रैप लगाए गए। टीम के सदस्य ने हिम तेंदुओं की गतिविधि को अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। वन्य वैज्ञानिक यानी कि वन्य जीव वैज्ञानिक ने बताया है कि अप्रैल महीने में इन ट्रैप कैमरों को निकाला जाएगा, जिससे हिम तेंदुओं की गतिविधियों के साथ ही नई जानकारी भी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।